द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नाम की कहानी में उतर रहे हैं जो दशकों से भारत के हर घर का हिस्सा रहा है। हिंदवेयर यानी HIL। ये वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स शायद हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज की हमारी जो ये पड़ताल है और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जाना पहचाना नाम आज कह सकते हैं कि एक दोराहे पर खड़ा है। कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मैनेजमेंट की जो ये नई स्ट्रैटेजी है ये इस जहाज को तूफान से निकाल पाएगी, या ये बस एक डूबते जहाज पर कुर्सियों को फिर से सजाने जैसी कोशिश है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास Screener.in का पूरा डेटा है। कंपनी की हाल की Q1 और Q2 FY26 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हैं और उनकी अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। हाँ, तो इन्हीं से हम सच निकालने की कोशिश करेंगे। नो नॉनसेंस एनालिसिस आपके लिए कोई वैल्यू लाता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगला विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। हिंदूवेयर होम इनोवेशंस लिमिटेड मतलब HIL आखिर करती क्या है? हम सब नाम तो जानते हैं, पर इनका बिजनेस असल में कितना फैला हुआ है? जरूर। देखिए, HIL को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इनका कोर बिजनेस, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। हाँ, इसमें वो सब कुछ आता है जो एक बाथरूम बनाने में लगता है। सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स यानी नल, प्रीमियम टाइल्स, और इसी में इनका एक और बड़ा वर्टिकल है प्लास्टिक पाइप्स और फिटिंग्स, जो ट्रू फ्लो ब्रांड के नाम से बिकता है। ठीक है, यानी बाथरूम और प्लम्बिंग सॉल्यूशंस। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है कंज्यूमर अप्लायंसेस का। इसमें किचन के मॉडर्न उपकरण आते हैं, जैसे कि चिमनी, हॉब्स, कुकटॉप्स। अच्छा। कंपनी के पास हिंदुस्थवेयर इटालियन कलेक्शन और क्यू जैसे कई ब्रांड्स हैं। हिंदुस्थवेयर मास मार्केट के लिए है, तो वहीं क्यू एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है। तो मतलब ये अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर हर तरह के ग्राहक को टारगेट करते हैं। ठीक है, ब्रांड तो पुराना है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज के जमाने में जहाँ हर कोने में नई नई कंपनियां खुल रही हैं, क्या सिर्फ नाम काफी है? मतलब कंपटीशन से बचने के लिए कंपनी का मोट यानी वो गहरी खाई क्या है जिसे पार करना मुश्किल हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही कंपनी की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। इनका पहला और सबसे मजबूत मोट है ब्रांड ट्रस्ट। हिंदुस्थवेयर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये पीढ़ियों का भरोसा है। जब कोई अपना घर बनाता है तो वो उन ब्रांड्स पर पैसा लगाता है जिन पर उसे यकीन हो, है ना? भरोसा तो ठीक है, पर उस भरोसे को हर शहर, हर गांव तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। असल में इनकी पहुंच कितनी है जमीन पर? यही वो पॉइंट है जहां उनका दूसरा मोट काम आता है, एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप आंकड़े देखिए, 600 से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स। 600 से ज्यादा? हाँ, और 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 35,000 से ज्यादा रिटेलर्स का फैला हुआ जाल। ये नेटवर्क बनाना किसी भी नई कंपनी के लिए सालों का काम है। सही बात है। और इसी के साथ वो क्वालिटी और R&D पर फोकस करते हैं, और उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफी मजबूत मानी जाती है, जो ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल और मोड तो समझ में आ गया, पर अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो असल कहानी बताते हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी P&L में क्या चल रहा है? यहाँ तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं मिली जुली है, बल्कि चिंताजनक ज्यादा है। चलिए रेवेन्यू से शुरू करते हैं। हाँ। FY23 में रेवेन्यू था 2,872 करोड़, जो FY24 में घटकर 2,776 करोड़ रह गया। ओके, मतलब गिरावट हुई। हाँ, और FY25 में ये और घटकर 2,523 करोड़ पर आ गया। तो पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ 9.36% पर है, जो कि थोड़ी धीमी है। अब मुनाफे की बात करते हैं। EBITDA का क्या हाल है? हाँ, EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये कंपनी के असल ऑपरेशनल मुनाफे को दिखाता है। सही। तो FY23 में EBITDA था 246 करोड़, जो कि लगभग 9% का मार्जिन था। FY24 में ये थोड़ा सा बढ़कर 263 करोड़ हुआ, मार्जिन उतना ही रहा, 9%। लेकिन FY25 में? FY25 में एक बड़ा झटका लगा। EBITDA काफी घटकर सिर्फ 143 करोड़ पर आ गया, और मार्जिन 9% से गिरकर 6% रह गया। ओह, ये तो मार्जिन में बहुत बड़ी गिरावट है। ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं PAT पर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कंपनी का फाइनल बॉटम लाइन मुनाफा है। बताइए। FY23 में PAT था 58 करोड़। FY24 में ये घटकर आधा,
मतलब 28 करोड़ रह गया। और FY25 में तो FY25 में कंपनी मुनाफे से सीधा 68 करोड़ के नुकसान में चली गई। अरे बाप रे, प्रॉफिट से सीधा लॉस में। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा दबाव है। तो रेवेन्यू और मुनाफे की कहानी तो काफी डरावनी लग रही है, लेकिन कई बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरी सच्चाई नहीं बताता। क्या पता कंपनी की तिजोरी मजबूत हो। देखते हैं कि इसकी बैलेंस शीट और कैश फ्लो में क्या छुपा है। बिल्कुल, क्योंकि P&L तो बस एक तिमाही या एक साल की कहानी है। बैलेंस शीट कंपनी की सालों की सेहत बताती है। और यहाँ कुछ चिंताजनक बातें हैं। जैसे कि मार्च 2025 के आंकड़ों के हिसाब से कंपनी पर लगभग 862 करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। 862 करोड़। और इसके मुकाबले कंपनी के पास अपना पैसा यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है? शेयर होल्डर्स इक्विटी है लगभग 777 करोड़ रुपए। मतलब कर्ज इक्विटी से ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है, लगभग 1.11। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी पर शेयर होल्डर्स के खुद के पैसे से ज्यादा बाहरी उधार है। ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। और स्क्रीनर के डेटा में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी जिक्र था। इसका क्या मतलब है? क्या ये इसी से जुड़ा है? हाँ, ये उसी कहानी का दूसरा हिस्सा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो उसके ब्याज के खर्चे से कितने गुना ज्यादा है। ओके। और अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो कमा रही है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जा रहा है। कमाई ब्याज को बस मुश्किल से ही कवर कर पा रही है। ये तो वाकई एक जोखिम भरी स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन कैश फ्लो की तरफ देखें तो वहां एक पॉजिटिव बात है। एक मिनट, ये तो बड़ा दिलचस्प है। P&L पर कंपनी करोड़ों के घाटे में है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कह रहा है कि बिजनेस से कैश अंदर आ रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ एक अच्छी खबर छिपी हुई है। देखिए, कंपनी नुकसान दर्ज करने के बावजूद लगातार कैश बना रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी OCF को देखें तो FY23 में ये 221 करोड़ था, FY24 में 241 करोड़ और FY25 में भी 192 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। पर ये हो कैसे रहा है घाटे के बावजूद कैश? इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है वो अभी भी कैश पैदा कर रहा है, भले ही अकाउंटिंग के हिसाब से वो घाटे में हो, शायद डेप्रिसिएशन जैसे नॉन कैश खर्चों की वजह से। लेकिन उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज से, मतलब माल बेचने और पैसा इकट्ठा करने से कैश आ रहा है। अच्छा, ये दिखाता है कि बिजनेस की नसें अभी भी चल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कैश के बिना कोई भी कंपनी जिंदा नहीं रह सकती। तो कंपनी के पास एक मजबूत ब्रांड है, बड़ा नेटवर्क है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की हालत खराब है। अब सवाल आता है एफिशिएंसी का। मतलब कंपनी अपने बिजनेस में लगे हुए पैसे पर कितना रिटर्न कमा कर दे रही है। ROE और ROCE के आंकड़े क्या कहते हैं? यह तस्वीर और भी धुंधली हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना मुनाफा बना है ना? बिल्कुल, शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितने रुपए का मुनाफा। मौजूदा ROE है -6.46%, यानी नेगेटिव। नेगेटिव? हाँ, मुनाफा तो छोड़िए, शेयर होल्डर्स का पैसा घट रहा है और पिछले 3 सालों का औसत भी सिर्फ 2% रहा है, जो किसी भी सेविंग्स अकाउंट से भी कम है। यानी शेयर होल्डर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या हाल है? इसमें तो कर्ज का पैसा भी शामिल होता है, ठीक है ना? बिल्कुल। ROCE ये बताता है कि कंपनी अपने कुल कैपिटल यानी शेयर होल्डर्स का पैसा और कर्ज का पैसा दोनों को मिलाकर कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा ROCE सिर्फ 3.62% है। सिर्फ 3.62%? हाँ, आप सोचिए, ये FY23 में 11% था, जो अब गिरकर इतना नीचे आ गया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगे विशाल कैपिटल पर लगभग कुछ भी नहीं कमा पा रही है। तो ये दोनों रेशन साफ तौर पर दिखाते हैं कि बिजनेस की एफिशिएंसी इस वक्त बहुत खराब है। बहुत खराब। तो घर में आग लगी हुई है, ये तो साफ है। अब सवाल ये है कि मैनेजमेंट यानी फायर डिपार्टमेंट का प्लान क्या है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी भविष्य की रणनीति क्या है? देखिए, मैनेजमेंट ने इन समस्याओं को स्वीकारा है और कुछ बहुत बड़े और साहसी कदम उठाए हैं, जैसा कि उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल से पता चलता है। क्या कदम उठाए हैं? पहला और सबसे बड़ा कदम है पोर्टफोलियो में बदलाव। उन्होंने साफ कहा है कि जो बिजनेस यूनिट्स लगातार पैसा डुबा रही हैं उन्हें बंद किया जाएगा। जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स? उन्होंने एयर कूलर, जो जनरल ट्रेड में है, पंखे और वाटर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया है। अच्छा।
उनका कहना है कि इन सेगमेंट्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मार्जिन बहुत कम। वो अपना पूरा फोकस किचन अप्लायंसेस जैसे अपने कोर और ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस पर लगाना चाहते हैं। और अर्निंग्स कॉल में डीमर्जर योजना का भी काफी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, ये उनका दूसरा बड़ा दांव है। कंपनी अपने बिल्डिंग प्रोडक्ट्स मतलब बाथरूम पाइप्स वगैरह और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी किचन अप्लायंसेस वाले बिजनेस को दो अलग-अलग स्वतंत्र लिस्टेड कंपनियों में बांटने की योजना बना रही है। लेकिन इससे होगा क्या? कंपनी को दो टुकड़ों में तोड़ने का क्या फायदा? इसके पीछे सोच यह है कि दोनों बिजनेस की प्रकृति बहुत अलग है। एक B2B जैसा है जो बिल्डर्स और प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करता है, दूसरा सीधा कंज्यूमर से जुड़ा है। उन्हें अलग करने से दोनों बिजनेस पर बेहतर फोकस हो पाएगा, उनकी सही वैल्यू निकलकर सामने आएगी और उम्मीद है कि इससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होगी। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चरल बदलाव हुए। ग्रोथ के लिए कोई नई योजना? हाँ, ग्रोथ के लिए भी दो मुख्य रणनीतियां हैं। पहला, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर जोर देना। सैनिटरी वेयर और फॉसेट्स में नए महंगे और ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ओके। और दूसरा, पाइप्स बिजनेस का विस्तार। इस सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी है, इसलिए वो उत्तर भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए रुड़की में एक नया प्लांट लगा रहे हैं। मैनेजमेंट ने भविष्य के लिए कोई आंकड़े या गाइडेंस दी है, कोई लक्ष्य बताया है? हाँ, अर्निंग्स कॉल में उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे हैं। उनका कहना है कि बाथवेयर बिजनेस में वो मिड टीन्स यानी 13 से 16% के बीच ईबिटा मार्जिन हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ठीक है। और पाइप्स बिजनेस में FY26 के लिए 9 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो हुई रणनीति। सुनने में तो प्लान काफी मजबूत लगता है, लेकिन अब बात करते हैं उन छुपे हुए कांटों की। रेड फ्लैग्स क्या हैं? निवेशकों को किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो वही है जिसकी हमने चर्चा की, कमजोर वित्तीय प्रदर्शन। बिल्कुल। नेगेटिव ROE, गिरता हुआ ROCE और हाल का भारी नुकसान। ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं कि बिजनेस मॉडल इस समय दबाव में है। और दूसरा रेड फ्लैग मेरे हिसाब से कर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादा कर्ज, खासकर जब मुनाफा घट रहा हो, एक बहुत बड़ा जोखिम है। डेट टू इक्विटी रेशियो का 1 से ज्यादा होना और कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिलकर कंपनी की वित्तीय स्थिरता पर सवाल खड़े करते हैं। और बिजनेस सेगमेंट से जुड़े क्या जोखिम है? पाइप्स वाले बिजनेस के बारे में आपने कुछ बताया था। हाँ, तीसरा बड़ा जोखिम है पाइप सेगमेंट की अस्थिरता। ये सेगमेंट कच्चे माल यानी प्लास्टिक रेजिन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अच्छा। अगर कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं तो इनका मार्जिन सीधा घट जाता है, जैसा कि हमने Q1 FY26 के नतीजों में भारी वॉल्यूम गिरावट के रूप में देखा भी। एक और चिंताजनक बात स्क्रीनर के डेटा में देखी थी, बढ़ते हुए डेटर डेज। इसका क्या मतलब है? ये चौथा और एक बहुत महत्वपूर्ण रेड फ्लैग है। डेटर डेज का मतलब है वो औसत समय जो कंपनी को अपना माल बेचने के बाद ग्राहकों से पैसा वसूलने में लगता है। ओके। अगर ये दिन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा मार्केट में ज्यादा समय तक फंसा हुआ है। ये वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत बुरी खबर है। सही, मतलब कैश साइकिल पर असर पड़ता है। बिल्कुल, इससे कंपनी पर कैश का दबाव बढ़ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने बहुत सारे आंकड़े और रणनीतियां देखी। अगर हमें सब कुछ समेटकर 3 सबसे बड़ी सकारात्मक और 3 सबसे बड़ी नकारात्मक बातें चुननी हो तो वे क्या होंगी? बिल्कुल, एक संतुलित सारांश देना बहुत जरूरी है। चलिए पहले सकारात्मक पहलुओं यानी ग्रीन फ्लैग से शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव है इनका मजबूत ब्रांड और बेजोड़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हिंदवेयर का नाम ही अपने आप में एक एसेट है। ये वो नींव है जिस पर कंपनी वापसी कर सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ ब्रांड और नेटवर्क। दूसरा, मैनेजमेंट की तरफ से एक स्पष्ट रणनीतिक बदलाव। वो समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। नुकसान वाले यूनिट्स को बंद करना और डिमर्जर की ये जो बोल्ड योजना है, ये दिखाता है कि वे बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले लेने को तैयार हैं। ये अच्छी बात है। और तीसरा, स्वस्थ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कंपनी के घाटे में होने के बावजूद कैश पैदा करते रहना उसकी ऑपरेशनल ताकत को दिखाता है। ये एक उम्मीद की किरण है कि बिजनेस का इंजन अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये तो हुई उम्मीद की बातें। अब उन 3 सबसे बड़े कांटों की बात करते हैं जो रास्ते में है। 3 सबसे बड़े नकारात्मक पहलू भी उतने ही गंभीर हैं। पहला, बेहद कमजोर मुनाफा और एफिशिएंसी रेशियो। ROE और ROCE। हाँ, नेगेटिव ROE और बहुत कम ROCE साफ दिखाते हैं कि बिजनेस इस समय निवेश पर कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। ये निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। दूसरा, कर्ज से लदी बैलेंस शीट। जैसा हमने डिस्कस किया, ज्यादा कर्ज कंपनी के लिए एक बड़ा वित्तीय जोखिम है, खासकर जब मुनाफा पहले से ही दबाव में हो। और तीसरा, पाइप्स बिजनेस की चुनौतियां।
कच्चे माल की कीमतों की अस्थिरता और इस सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि यहाँ से स्थिर और ऊंचे मार्जिन की उम्मीद करना मुश्किल है। ये सेगमेंट ग्रोथ तो दे सकता है, पर मुनाफे की गारंटी नहीं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और गहरी पड़ताल थी। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से हिंदवेयर की पूरी कहानी समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको लगा कि इस बातचीत से आपको कोई नई इंसाइट या वैल्यू मिली है, तो कृपया इस शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी भविष्य का विश्लेषण मिस ना करें। तो अंत में एक विचार। मैनेजमेंट एक बहुत बड़े और मुश्किल पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है, जहां कमजोर हिस्सों को काटा जा रहा है और कंपनी को बांटा जा रहा है। एक निवेशक के लिए यह मुख्य सवाल यह है, क्या ये कदम एक जहाज को तूफान से ठीक पहले सही दिशा में मोड़ने की एक साहसी कोशिश है, या फिर यह एक डूबते जहाज पर कुर्सियों को फिर से सजाने जैसा है? बहुत गहरा सवाल है। और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि मैनेजमेंट अपनी इस जटिल योजना को कितनी कुशलता से लागू कर पाता है और क्या वो अपने कोर सेगमेंट्स में ग्रोथ और मुनाफा वापस ला पाता है या नहीं।